उसमें जो फॉलिकुलर काउंट्स हैं वो कितनी होती हैं ऑलमोस्ट, यू नो कितनी? 2 million. इट्स 1.5 मिलियन, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट काउंट्स की बात करते हैं तो इट्स 1.5 मिलियन। तो नंबर ऑफ फॉलिकल्स डिफाइंड हैं, ठीक है। तो विद एवरी मेंस्ट्रुएशन व्हाट हैपन्स कि एक फॉलिकल मैच्योर होता है और जो रेस्ट ऑफ द फॉलिकल्स हैं दे बिकम एटरेटिक, और इस तरीके से जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स हैं विद इंक्रीजिंग एज इनका नंबर रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाता है। So ultimately with every menstruation definitely the follicles they are matured and some are atretic, and in this way continuously there is a reduction in the number of the follicles. So in the reproductive age what happens कि जब follicle stimulating hormone आपको stimulate करता है, follicle mature होता है, ovum की release होती है, and this in turn fertilizes to ultimately leads to pregnancy, and this cycle goes on till the patient is now in advanced age, like for example if she is in more than 45 years of age at this time, what happens that the ovarian reserve has been reduced to such an extent कि अब ultimately what happens कि जो follicle stimulating hormone है from the anterior pituitary that continuously goes on increasing to stimulate or to produce the estrogens and for the follicular maturation from the anterior pituitary FSH release होता रहता है। लेकिन at the same time what happens कि there is going to be hypogonadism। ऊपर से अगर आप एक्सिस को देखें तो देर इज गोइंग टू बी हाइपर गोनेडोट्रॉफिक, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो हाइपोगोनेडिज्म होने स्टार्ट होगी। वाई? बिकॉज द नंबर ऑफ फॉलिकल्स हैव बिकम नाउ दे आर गोइंग टू बी डेप्लीटेड। तो इन दिस ऑल सिनेरियो व्हाट हैपन्स के जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका लेवल इंक्रीज करता है। दैट इज़ वाई वी यूजली से कि अगर आपका FSH की वैल्यू मोर देन 15 इंटरनेशनल यूनिट्स है on 2 consecutive readings which are taken at least 6 months More to than कितनी मैम? 15 international units, 2 आपके पास रीडिंग्स 15. आती हैं। यस 15 यूनिट्स अगर आपकी से ज़्यादा रीडिंग आती है टू डिफरेंट ओकेजन्स पे टेकन एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर अपार्ट, तो आप उसको लेबल करते हैं कि पेशेंट में शी इज़ गोइंग टूवर्ड्स द ओवेरियन फेलियर। और अगर आपके पास सिंगल रीडिंग आ जाए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मोर देन 30 इंटरनेशनल यूनिट्स, तो आप कहते हैं कि ओवेरियन फेलियर में ये ऑलमोस्ट चली गई है पेशेंट। अब इसमें हम जब मीनोपॉज के लिहाज से अगर हम डिफाइन करते हैं तो वी से कि पेशेंट हैज़ नॉट menstruated for at least 1 year, ना ही स्पॉटिंग हुई है, ना ही इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुई है, ना ही उसको कोई irregular सब फ्लो हुआ है, nothing has been there। तो she has complete cessation of menstruation during 1 year, so that is labeled as menopause। now with this menopause what happens कि अब normally अगर आप ओवरी के पास आए, ओवरी के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें तो यू मस्ट नो कि जो आपके ग्रेनुलोसा सेल्स हैं ओवरी के, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द इस्ट्रोजन। तो और फॉलिकल्स आपके जब मेच्योर होते हैं तो फिर वहीं से ग्रेनुलोसा सेल्स जो है वहाँ से इस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और अल्टीमेटली सारा ल्यूटियल फेज पे वो टर्न उसमें कन्वर्ट होता है। तो ये तमाम जो है साइकिल आपका डिसरप्ट हो गया है। तो व्हाट विल हैपन कि जो आपकी इस्ट्रोजन की प्रोडक्शन है दैट विल नॉट बी इन द प्रॉपर साइकिल। तो अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि विद द डिप्लीशन ऑफ रिजर्व्स ऑफ द ओवरी द estrogen content is also going to be reduced, और जब एस्ट्रोजन कंटेंट रिड्यूस्ड होगा तो हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट हो जाने की वजह से एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो रही है, एंडोमेट्रियम की एट्रोफी होने स्टार्ट हो गई है। नॉर्मली एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है वो जब हमारे पास नॉर्मली मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल होती है उसमें 14-15 mm तक भी हम नॉर्मल लेते हैं, लेकिन जब पोस्ट मेनोपॉजल वेमन आ जाती है तो उसमें अगर अब मोर देन 5 मिलीमीटर्स है तो इट इज़ सिग्निफिकेंट। तो वाई? बिकॉज अब हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट की वजह से एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो रही है, और एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो जाने की वजह से एंडोमेट्रियम की एट्रोफी हो रही है, साथ में यूट्राइन साइज भी स्मॉल होने स्टार्ट हो गया है, और अल्टीमेटली हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट हो जाने की वजह से चूँकि एस्ट्रोजन इज़ एन anabolic hormone। why? Because it
causes the distribution of calcium on the bones. तो अल्टीमेटली ये बोन स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है. तो इफ़ देर इज़ डेफिशिएंट एस्ट्रोजन लेवल, तो व्हाट विल हैपन कि बोन्स की रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी, कैटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, और दिस विल लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस. नॉर्मली अगर आप देखें तो बोन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक कॉर्टिकल पार्ट होता है और एक ट्रेबिकुलर पार्ट होता है. ट्रेबिकुलर पार्ट जो होता है वो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है, वो सारा वीकेंड होना स्टार्ट हो जाता है, और इन दिस वे व्हाट हैपन्स के बोन्स अंडरगो ऑस्टियोपोरोसिस, और दिस वे इन दिस वे पेशेंट का जो बोन्स हैं वो बहुत फ्रेजाइल होना स्टार्ट हो जाती हैं, एंड शी इज़ प्रोन टू हैव द फ्रैक्चर. सिमिलरली व्हाट हैपन्स कि एस्ट्रोजन, चूँकि हमने बात की है कि एनाबॉलिक हार्मोन है, तो इट इज़ गुड stimulating effect on the brain. If it is lost or if it is deficient, तो what will happen कि पेशेंट में एंजाइटी के इफेक्ट्स आएंगे. सिमिलरली ये कि पेशेंट में वेजोमोटर इफेक्ट्स आएंगे, हॉट फ्लैशेस होंगे, उसको स्वेटिंग होगी पेशेंट को, और पेशेंट की जो टेम्परेचर वेरिएशन होगी, क्योंकि जो उसका ब्रेन में थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है दैट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत जल्दी मतलब हॉट फ्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं. उसको वेजोमोटर एक्टिविटी उसकी वेजोमोटर सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं पेशेंट में. और इसके अलावा ये कि पेशेंट में एनजाइटी के अटैक्स होते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं. वाई? बिकॉज ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हुई है. द गुड फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन इज एक्चुअली द एस्ट्राडायोल. तो एस्ट्राडायोल जी जी बेटा. ये जो इस हॉट फ्लैशेस होते हैं एफएसएच की वजह से नहीं होते? बेसिकली जो आपके पास हॉट फ्लैशेस हैं ये कॉन्टीन्यूसली देखिए ना, आपकी जो वेजो आप यूँ कह लें कि ये एक्चुअली आपके ना वेजोमोटर सिम्टम्स हैं, जो कि आपका जो थर्मो रेगुलेटरी टेम्परेचर जोन है आपका, वो इफ़ेक्ट हुआ है. तो ये आपका एफएसएच की प्राइमरीली एफएसएच की वजह से भी हुआ है, और एस्ट्रोजन के डेफिशिएंट हो जाने की वजह से भी हुआ है. तो अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स कि बॉडी आपकी बहुत जल्दी परसीव करती है हॉट फ्लैशेस को, और स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है पेशेंट में. ठीक है. तो अगर पेपर में आए कि हॉट फ्लैशेस ड्यू टू कौन से हार्मोन, तो हम एस्ट्रोजन इस्तेमाल करें या एफएसएच करें? इसमें देखिए जो आपका थर्मो रेगुलेटरी जोन है, उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो क्या ये एमसीक्यू आया है पहले आप लोगों का? एक्चुअली तो एमसीक्यूज आते हैं एक्चुअली बेटा ये क्योंकि ये पेपर में एस्ट्रोजन, आते हैं. ये एक्चुअली एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से होता है. हाँ, ये इस बार भी पेपर में आया था कि एक औरत है मेरे कोर्स में गई है, अब उसको सिम्टम्स आ रहे हैं. तो ये किसकी वजह से? ये एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर टेस्टोस्टेरोन, फिर तीनों को मिला के दिया था और फिर एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरॉन भी डाला था उन्होंने. ये प्राइमरीली एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे हैं. तो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से अदर इम्प्लिकेशंस भी होती हैं. फॉर एग्जांपल विजाइनल ड्राइनेस हो रही है पेशेंट को, एट्रोफी हो रही है वहाँ पे, शी इज़ प्रोन टू हैव ड्राइनेस की वजह से ब्लीड भी कर सकती है, स्किन अल्सरेशन भी हो सकती है उसको. इसके अलावा ये कि यूरिथ्रल टोन जब उसकी मेंटेन नहीं रहती है, तो व्हाट हैपन्स कि नॉर्मल यू मस्ट नो कि ब्लैडर और यूरिथ्रा के दरमियान में एंगुलेशन है. ठीक है. जिसकी वजह से जो यूरिथ्रा आपका यूरिन को होल्ड कर लेता है, लेकिन जैसे ही आपका एस्ट्रोजन डेफिशिएंट हुआ है तो वहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रेंथ है इट हैज़ बीन लॉस्ट. तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि जो ब्लैडर नेक है उसका थोड़ा सा डिसेंट हो जाता है. ब्लैडर नेक का जब डिसेंट हो जाता है, तो वो जो उसने एक यूरिन के लिहाज से एक एंगल मेंटेन किया हुआ था, जिसमें कि उसकी जो स्ट्रीम होती है वो मेंटेन रहती है, और साथ में फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहती है, बिकॉज एंगल यूँ कह लें कि एक तरह से एक बैरियर भी क्रिएट करता है ना. तो जब उसका डिसेंट हो जाता है नेक ऑफ द ब्लैडर का, तो उसकी वजह से व्हाट विल हैपन कि पेशेंट को फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के फीचर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज पेशेंट विल नॉट बी एबल टू होल्ड द यूरिन, क्योंकि जो एंगल था बिटवीन द ब्लैडर एंड द यूरिथ्रा दैट हैज़ बिन लॉस्ट. अब जब वो लॉस्ट हो जाएगा तो पेशेंट को यूरिन होल्ड करने में डिफ़िकल्टी होगी. उसकी रीज़न एंगल के लॉस होने की वजह से भी है, वो कनेक्टिव टिश्यू के लॉस हो जाने की वजह से भी है, वो न्यूरोपैथी की वजह से भी है, मसल वीकनेस की वजह से भी है. ठीक है बेटा, आप काइंडली और माइक ये ऑफ कर एंगल दें. जो लॉस, जी बेटा. मैम ये जो एंगल जो लॉस हो रहा है ये एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है. जी बिल्कुल, ये आपका और एस्ट्रोजन. अच्छा, एक ये जो अर्जेंसी ये फ्रीक्वेंसी के साथ औरत आती है, इसको हम ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक्स से ना.
ठीक है। उसके से इसके सिम्टम्स रिलीफ नहीं होते। तो फिर इन औरतों में हम कौन सा टेस्ट कराते हैं? उसका ऑप्शन तो यूरिन कल्चर भी था, इंट्रावेनस पाइलोग्राम भी था और दूसरे भी थे, सिस्टोमेट्री भी लिखा था और सिस्टोस्कोपी भी दिया था। बेटा देखें, इसमें आप इस सिनेरियो को अगर एक साइड पे करके, बिकॉज इट्स इनकम्प्लीट सिनेरियो, आप जनरली अगर बात करें तो जब भी आपके पास पेशेंट एक आती है विथ फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी या फिर डिसयूरिया, ठीक है, तो उसमें प्रोटोकॉल इज कि आपने मिड स्ट्रीम यूरिन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराना है। फर्स्ट यू हैव टू रूल आउट द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। If she has urinary tract infection, so you have to give the antibiotic according to the culture and sensitivity. If there is no element of urinary tract infection, then definitely you have to see that other cause. The other cause can either be because of उसको हो सकता है कि सिस्टोसील हो जिसमें कि डिसेंट हो जाता है ब्लैडर का, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि सिस्टो यूरिथ्रोसील हो जिसमें कि ब्लैडर और यूरिथ्रा दोनों का डिसेंट हो जाता है। हो सकता है कि उसको डेट्रूसर ओवर एक्टिविटी हो, लेकिन डेट्रूसर ओवर एक्टिविटी में क्या होता है कि उसको नॉक्चूरिया भी साथ में होता है, ठीक है, और उसको पेशेंट में जो टिपिकल फीचर होता है डेट्रूसर ओवर एक्टिविटी का, वो रात को उसको फ्रीक्वेंट अवेकनिंग्स होती हैं पेशेंट को। और इसके अलावा ये कि पेशेंट में अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल अदर में लाइक इनवॉलंटरी लीकेज हो जा रही है यूरिन की, and she is not able to hold the urine and there is continuous involuntary leakage of the urine through the vagina, तो उसमें you have to rule out any vaginal fistula या any other fistula जिसकी वजह से आपने हिस्ट्री उसको देखनी है कि कोई ऑब्स्ट्रेटिकल रीज़न हो सकता है, क्योंकि ब्लैडर कि जिसमें ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर थी या फिर कोई डिफ़िकल्ट उसकी डिलीवरी थी या फिर कि कोई उसका एडहेशंस थी ड्यूरिंग द सर्जरी बिटवीन द ब्लैडर एंड द यूट्रस। तो अल्टीमेटली ऑल यू हैव टू सी द सिनेरियो एंड देन यू हैव टू प्रोसीड। तो ये जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी है, इट इज़ ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप टू डू एंड देन यू हैव टू गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे देखना है आपने मैम फॉर जी इसमें तो इन्होंने कहा था कि हम एंटीबायोटिक्स दिए, ठीक। औरत तो यही इशू था, हमने एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करा दी, एंटीबायोटिक्स के बावजूद नेक्स्ट वीक दोबारा आ चुकी है वो। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द एज ऑफ योर पेशेंट? इट डिपेंड्स अपॉन द 40 to एज। 45। 40 to 45। ओके। हाँ, अगर उसकी 40 to 45 है, कोई यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स की हिस्ट्री तो नहीं है पेशेंट में? उन्होंने हाल ही ये दिया कि एक औरत थी वो हमारे क्लिनिक में आई थी और एज की 40-45, हमने उसको उन्हें अर्जेंसी फ्रिक्वेंसी और कि उसको कंप्लेन थी, हमने एंटीबायोटिक से ट्रीट किया उसको, लेकिन उसके एंटीबायोटिक से उसकी जो है सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हुए, नेक्स्ट वीक में वो दोबारा आउट करा गई है। तो अब आप बताएं कि आप उसको कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? आप उसका मिड स्ट्रीम यूरिन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराएंगे, ठीक है। चलिए सही। अगर इसमें फॉर एग्जांपल इसने कोई प्रोलैप्स की हिस्ट्री नहीं दी हुई, कोई और ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, कोई सर्जिकल इमरजेंसी नहीं दी हुई, तो फिर आपने जस्ट मिड स्ट्रीम यूरिन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी ही कराना है, ठीक है। देन अब मज़ीद ये कि आपकी जो एस्ट्रोजन लॉस हुआ है तो उसका बोन पे इम्प्लिकेशंस हैं, उसका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन इन अ वे हो रही है कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसका लेवल राइज कर रहा है, जो कि बेसिकली आप कह लें कि इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी। और जो आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि बेसिकली गुड लिपोप्रोटीन है, दैट इज़ गोइंग टू बी रिड्यूस्ड इन द एब्सेंस ऑफ एस्ट्रोजन, और दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ अ राइज इन द लेवल्स ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन द पेशेंट इज़ मोर प्रोन टू हैव कोरोनरी हार्ट डिजीज़, and this is because of again hypoestrogenic state. Then next stage के patient में ultimately ना सिर्फ ये कि इसमें लोकल चेंजेस भी डेफिनेटली हो रहे हैं, उसकी जो ओवरऑल स्किन चेंजेस हैं, एजिंग का प्रोसेस हो रहा है, जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द एस्ट्रोजन, तो जब उसके ब्रेस्ट के भी एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी लोकल स्किन चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगी और ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने स्टार्ट हो जाएगी, उसको डिमेंशिया भी स्टार्ट हो जाएगा, उसको वेजोमोटर सिम्टम्स भी इफेक्ट करेंगे, और शी इज़ प्रोन टू डेवलप हाइपरटेंशन इन दिस केस। अब व्हाट हैपन्स, द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर टू डिस्कस इज़ कि अगर कुछ पेशेंट्स ऐसी होती हैं जिनमें कि उनका पेरिफेरल फैट मेटाबोलाइज होता है, और मेटाबोलाइज इस तरीके से होता है कि द एंड्रोजन्स दे आर कन्वर्टेड टू एस्ट्रोन बाय मीन्स ऑफ एरोमेटाइजेशन,
ठीक है। तो एरोमेटाइजेशन के ज़रिए दे आर कन्वर्टेड टू इस्ट्रोन, एंड इस्ट्रोन जो है ये लो क्वालिटी इस्ट्रोजन होता है, एंड दिस इन टर्न इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इसने कॉज किया है तो अल्टीमेटली इट कैन इवन लीड टू एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, बिकॉज यू नो कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में अगर विद एटीपिया है तो 30% रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी है, विदाउट एटीपिया है तो 3% रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी है। अब देखिए इसमें हमने ये देखा कि ओबेसिटी इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ठीक है। वाई? बिकॉज obesity is not only a risk of developing endometrial carcinoma but also a risk factor for the CA breast, because obese patients जो कि menopausal हो चुकी हैं, तो what happens that there is aromatization, there is conversion of androgens to estrone, and this in turn can lead to endometrial hyperplasia, excessive proliferation of the endometrium, and ultimately this can lead to hyperplasia, and this can lead to atypical cells, and these atypical cells can turn into malignancy. So that is very much important regarding the menopause, or these patients usually present with postmenopausal bleeding. So whenever a patient presents to you with the postmenopausal bleeding, you have to go for the hysteroscopic biopsy. Why? Because Pipal sampling में biopsy बहुत कम, सिर्फ 4% एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग मिलती है आपको, लेकिन हिस्टेरोस्कोप से ये होता है कि आपने हिस्टेरोस्कोप को यूट्रस में इंसर्ट किया और आपने पूरा एरिया विजुलाइज किया, और विजुलाइज करने के बाद जो एरिया आपको सस्पिशियस मिला था वहाँ से आपने बायोप्सी ली, एंड देन यू सेंड इट फॉर द हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने इसको फॉलो किया। एक सेकेंड हमारे पास टर्म आ जाती है प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर। इफ द ओवेरियन फेलियर इज बिफोर द एज ऑफ 45 ईयर्स। जी, जो मेनोपॉज औरतें होती हैं इनके अंदर तो लोग कहते हैं अगर वो ब्लीडिंग के साथ आ रही है तो पहले एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराएं। यस, तो you don't directly jump to the endometrial biopsy, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू सी कि कोई वजाइनल एट्रोफी की वजह से लोकल स्किन से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। देन यू हैव टू सी कि ट्रांस वजाइनल स्कैन के ऊपर एंडोमेट्रियल थिकनेस कैसी है, उसकी कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है। टीवीएस के बाद यू हैव टू गो फॉर द स्टेरोस्कोपिक बायोप्सी। टीवीएस की 90% सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। तो एवरीथिंग नीड्स अ स्टेप वाइज अप्रोच इन एवरी केस, ठीक है। आप पेशेंट हो सकता है कि उसको कोई जो एट्रोफिक वजाइना है वहाँ से ब्लीड हुआ हो, आप उसकी फ़ौरन से बायोप्सी ले लें, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। सो अल्टीमेटली यू हैव टू डू द लोकल एग्जामिनेशन, you have to perform transvaginal scan as it has got the 90% sensitivity, and then if it is suggestive कि एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा है और आपको कोई लोकल एरिया मिलता है ऐसा सस्पिशियस, देन यू हैव टू गो फॉर द बायोप्सी, ठीक है। देन कमिंग टूवर्ड्स द प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, अगर पेशेंट आपकी 45 जी हिस्टोस्कोपिक बायोप्सी और एंडोमेट्रियल बायोप्सी में कोई चेंज है? यस, बिल्कुल है। एक पाइपर सैम्पलिंग से करते हैं आप। पाइपर सैम्पलिंग से आपने पाइपर सैम्पलर लिया और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके आपने एंडोमेट्रियल सैंपल लिया जो कि सिर्फ 4% को लेता है। अगर आपने कन्वेंशनल डीएनसी मेथड के थ्रू आपने लिया एंडोमेट्रियम तो दैट इज सिग्निफिकेंट, लेकिन हिस्टेरोस्कोप का फ़ायदा ये होता है कि इट इज़ एक्चुअली विजुलाइजिंग द यूट्रस फ्रॉम द इनसाइड। तो अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू पिक द सस्पिशियस एरिया, और जब आपने सस्पिशियस एरिया पिक कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप वहीं से बायोप्सी ले लेंगे और इस तरह से आपकी रिपोर्ट ज़्यादा सजेस्टिव नज़र आएगी, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर यूजली बिफोर 45 ईयर्स ऑफ एज अगर मेंस्ट्रुएशन की सीजेशन हो गई है फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, दैट इज प्रीमेच्योर। it has got the number of causes, like for example अगर टर्नर मोज़ाइक्स होते हैं उनमें प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का रिस्क होता है। इसके अलावा रेडिएशन हो सकती है, कोई मेलिग्नेंसी की वजह से हो सकती है, कोई सर्जिकल पेशेंट ने अगर ट्यूबल लाइगेशन करा ली है तो in that case also it happens कि because of reduced blood supply to the ovaries the patient is prone to undergo premature ovarian failure। तो उसमें again उसके जो features होंगे that will be same, like she will be having the vasomotor symptoms, she is at risk of osteoporosis, she is at risk of coronary heart disease, she is at risk of vaginal
atrophy, she is at risk of mood changes, mood swings and all this, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने फिर इस पेशेंट ने मैनेज कैसे करना है, आपने उस पेशेंट को डेफिनेटली पहले तो ये बात ये है कि अगर अर्ली एज में आई है तो आपने उसकी डेफिनेटली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, लेकिन उससे पहले हम कुछ हर्बल रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। जो हर्बल रेमेडीज़ है उसमें जिंकू बाइलूबिया एक हर्बल सी रेमेडी है, तो हम ये भी उसको दे सकते हैं। फ्लाक्स सीड्स हो सकते हैं, ये भी दे सकते हैं उसको। और इसके अलावा ये जो हमारे पास इवनिंग प्रिमरोज ऑयल है, ऑल्दो इतने डॉक्यूमेंटेड इनके इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हर्बल थेरेपी तो उसमें आप ये नाम ले सकते हैं, ठीक है। देन कम्स द नॉन हार्मोनल थेरेपी। तो नॉन हार्मोनल थेरेपी पे अगर आप बात करते हैं तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअप्टेक इनहिबिटर्स जो है ये वेजोमोटर सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप उसको वो दे सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए हार्मोनल थेरेपी की, तो टिबोलोन जिसमें कंबाइंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आप देते हैं पेशेंट को, आप उसको वो एडमिनिस्टर करते हैं, या फिर लिवियोल के नाम से भी आती है, जिसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है। और डिपेंड करता है कि पेशेंट आपके पास जो है वो अगर अर्ली आई है एंड शी वांट्स टू हैव विथड्रॉल ब्लीड, तो आप उसको विथड्रॉल ब्लीड कराते हैं। और इफ़ शी डज नॉट वांट टू हैव विथड्रॉल ब्लीड, तो आप उसे कॉन्जेक्टिव एडमिनिस्टर करते हैं फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, सो दैट कि जो वो मोटर सिम्टम्स हैं वो थोड़े से तरह उसके कंट्रोल में आ जाए। साथ में जो HRT है वो आपकी बोन स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करती है। लेकिन एट द सेम टाइम व्हाट हैपन्स, जब पेशेंट आपकी एडवांस स्टेज में आती है, तो इन दैट केस यू मस्ट रिमेंबर कि एस्ट्रोजन और हम लोग उसको बहुत विजिलेंटली लेते हैं या फिर हम अवॉइड करते हैं, बिकॉज एट दिस एज शी इज़ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग venous thromboembolism, शी इज़ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग एनी malignancy। तो अल्टीमेटली आप उसमें जो है नॉन हार्मोनल थेरेपी लाइक बिसफॉस्फोनेट्स आप उसको दे सकते हैं। और बोन की स्ट्रेंथ को डिटरमिन करने के लिए डेक्सा स्कैन जो है हम लोग फीमर नेक ऑफ फीमर से या फिर हम लोग जो है सैक्रम से हम लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम उस पेशेंट में फिर देखते हैं कि ऑस्टियोपीनिया है या ऑस्टियोपोरोसिस है, और अकॉर्डिंगली हम फिर कैल्शियम रिप्लेसमेंट थेरेपी या बिसफॉस्फोनेट्स हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं। और पेशेंट फर्दर चूँकि अगर आपकी पेशेंट इंटैक्ट यूट्रस के साथ है, तो फिर आप उसको एस्ट्रोजन एलोन थेरेपी यूजुअली नहीं देते। वाई? बिकॉज एस्ट्रोजन एलोन थेरेपी देने से शी इज़ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा या CA ब्रेस्ट। अगर पेशेंट का एब्सेंट यूट्रस है, हिस्टेक्टमाइज्ड है पेशेंट, हिस्टेक्टमी हो चुकी है उसकी, तो इन दैट केस आप उसको एस्ट्रोजन विजिलेंटली दे सकते हैं। और बाकी ये है कि ऐसे पेशेंट में चूंकि आप उसको अगर हार्मोन दे रहे हैं, तो इसमें आपने उसकी मैमोग्राफी भी करानी है ताकि देख सकें कि कोई उसमें CA ब्रेस्ट का रिस्क तो नहीं है। आप उसका बोन्स, आप उसकी वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिहाज से उसके रिस्क फैक्टर्स को भी असेस करते रहते हैं साथ साथ। और हम इसको ज़्यादा देर प्रोलॉन्ग नहीं करते, हम उसको बाद में फिर नॉन हार्मोनल थेरेपी के ऊपर ले आते हैं, जिसमें कि बिसफॉस्फोनेट्स हम देते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ शी इज़ अबव 65 ईयर्स, तो यूजुअली वी गिव द बिसफॉस्फोनेट्स टू द पेशेंट फॉर द बोन स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसमें मज़ीद ये है कि कुछ पेशेंट्स होती हैं हु डू नॉट एक्सपीरियंस दीज सिम्टम्स, तो अल्टीमेटली देयर इज़ नो नीड ऑफ गिविंग हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी एट ऑल टू द पेशेंट्स, ठीक है। तो बस इसमें यही है कि डेफिनेटली आपने उसके कंसर्न्स को एड्रेस करना है, बिकॉज हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ऑल द फीचर्स, एंड डेफिनेटली यू हैव टू गिव द मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स ऑफ योर पेशेंट। क्लियर है? जी मैम। चलें, आज के दिन फिर ये मेनोपॉज पे लेक्चर आपका इनफ है, अंडरस्टैंड आप मतलब इज देयर एनी क्वेरी और इट्स क्लियर टू यू? मैम क्लियर है मैम। इसका रिकॉर्डिंग है आपने की? जी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं आपको इसकी शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। बाकी फिर ये है कि नेक्स्ट में जो 10 टीचर्स के अकॉर्डिंगली टेक्स्ट में टॉपिक जो है वो उसको हम इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे ऑन थर्सडे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, अल्लाह। मैम एक बात बताएं, जो मेनोपॉज वुमेन होती है, इनके अंदर हम मेनोपॉज को ये करने के लिए कि ये वाकई मेनोपॉज हो चुकी है, प्रीमेच्योर हो चुकी है, कि मेनोपॉज स्टेज पे पहुंच गई है किसी वजह से, वो जो एमनोरिया होता है ना, उसको कंफर्म करने के लिए, उसका मेनोपॉज स्टेज कंफर्म करने के लिए कौन सा वाला हार्मोन का टेस्ट करवाते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाली सीरम FSH या साथ में LH भी कराएंगे?
नहीं, नो नीड ऑफ LH, नो रिकमेंडेशन फॉर LH, जस्ट FSH, ठीक है। ओके मैम। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।